हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन हमारे डाउट क्लियर ना होने की वजह से या कन्फ्यूजन की वजह से या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो का मकसद यही है कि जो क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाए और जिन टॉपिक को समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आए, उन टॉपिक को हम बहुत ही आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में या ट्रिक के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसी के क्रम में हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, जिनको आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। और दोस्तों, इसी के क्रम में आज का हमारा वीडियो जो रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आधुनिक भारत के अंदर जो किसान आंदोलन हुए हैं, जिनके बारे में एनटीए यूजीसी नेट स्पेशली यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार। एनटीए यूजीसी नेट के अंदर अगर देखा जाए तो क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन अक्सर यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बस आपको वीडियो को अंत तक बने रहना है, जिससे आपके जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, बिल्कुल आसान भाषा में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। तो दोस्तों, जैसे कि स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, भारत के अंदर जो प्रमुख किसान आंदोलन हुए हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, भारत के अंदर किसान आंदोलन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हम उन सभी को पढ़ने वाले नहीं हैं। हम जो एग्ज़ाम के लिए हमारे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, उन्हीं सभी को देखेंगे, और बाकी जितने भी किसान आंदोलन हैं उन सभी की लिस्ट हम अंत में पेज के साथ लगा दिया करेंगे। तो आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में इम्पोर्टेंट वाले किसान आंदोलन हैं, उनको हम आज के इस वीडियो के अंदर लेकर आए हैं। तो बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जिससे आपका कोई भी फैक्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अधूरा ना रहे। तो चलते हैं, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, नील विद्रोह की बात कर लेते हैं कि नील विद्रोह के क्या कारण रहे, क्या परिणाम रहे और कौन कौन इसके नेता थे। इसके संदर्भ में कई सारे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि भारत के अंदर जो इलाका था बंगाल वाला, वहाँ पे ये आंदोलन हुआ था। और आप सभी को पता है कि भारत के अंदर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो उसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ और सबसे ज़्यादा अपना प्रशासन बंगाल के अंदर ही स्थापित किया था, और बंगाल के अंदर ही रहकर उसने पूरे भारत के अंदर अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। तो आप सभी को ये चीज़ समझना है दोस्तों कि जो भी चीज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा शोषण किया जाता है, सबसे ज़्यादा अत्याचार किया जाता है या सबसे ज़्यादा लोगों को दबाया जाता है, वहीं पे ये विद्रोह देखने को मिलता है, वहीं पे आंदोलन देखने को मिलता है। तो इसी हिसाब से इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हो। और नील आंदोलन जो हुआ है वो बंगाल बिहार वाले इलाकों में ही हुआ है। वैसे अगर आप देखो तो एक तो अपना नील विद्रोह हुआ है, और ये दूसरा चंपारण विद्रोह होता है, वो भी नील से संबंधित होता है। तो वो भी बंगाल वाला ही इलाका था। पहले आधुनिक भारत में बंगाल का ही इलाका था। बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये तीनों एक ही इलाके थे। तो बंगाल के साथ ही नील विद्रोह और नील आंदोलन बंगाल के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम देख लेते हैं ये नील विद्रोह और नील आंदोलन किस तरीके से हुआ था। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1857 की क्रांति जब हुई थी, उसी के 2 साल 3 साल बाद ये विद्रोह हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको रिलेट कर लेना है कि 1857 की क्रांति के तुरंत बाद कौन सा विद्रोह होता है, तो नील विद्रोह होता है। और नील विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तो आपको ये विश्वास नाम याद ही होगा दोस्तों, क्योंकि बंगाल के लोगों का अक्सर सरनेम विश्वास नाम होता है, मतलब उनका सरनेम में विश्वास लगा होता है। तो इस हिसाब से आपको दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके प्रमुख नेता है। तो आपको ये याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि नील विद्रोह के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये एनटी यूजीसी नेट के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक तरफ विद्रोह का नाम दे देंगे, दूसरी तरफ आपको इनके नाम दे देंगे प्रमुख नेताओं के, तो आपको मैच करना रहेगा उसमें। तो इसलिए आपको ये वाले नाम याद रखना है दोस्तों, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसको याद कैसे रखना है कि विश्वास जो सरनेम है ये बंगाल के अंदर यूज़ किया जाता है। और बंगाल के अंदर कौन सा विद्रोह हो रहा है? नील विद्रोह हो रहा है। तो मतलब नील से रिलेटेड जितने भी विद्रोह होते हैं वो बंगाल वाले इलाके में होते हैं। एक अपना चंपारण सत्याग्रह होगा तो वो भी बंगाल वाला ही इलाका है। कहने का मतलब आधुनिक भारत में बिहार वाला इलाका बंगाल के साथ ही जुड़ा हुआ था। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों इसका केंद्र। तो बंगाल के अंदर जो नादिया ज़िला है उसके अंदर गोविंदपुर गांव और मालदा और दिनाजपुर, ये 3 इलाकों में नील विद्रोह देखने को मिलता है। अब होता क्या है दोस्तों, नील विद्रोह किस तरीके से होता है और क्या इसके कारण बनते हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी के जो अधिकारी थे बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि प्राप्त कर नील की खेती करवाते थे। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि 1857 के बाद ब्रिटिश हुकूमत भारत के अंदर इस्टेब्लिश हो जाती है। तो वो अधिकारी क्या करते हैं, जो कंपनी के जो अधिकारी होते हैं रिटायर्ड कर्मचारी, वो भारत के अंदर आकर और ज़मीनों को किराए से लेते हैं। और ज़मीनों को किराए से लेकर और जो ज़मींदारों से ज़मीनें ले लेते हैं और यहाँ के जो मज़दूर होते हैं या किसान होते हैं उनको एडवांस मनी दे देते हैं, एडवांस पैसा दे देते हैं। और एडवांस पैसा दे के अपने खेती करवाने के लिए उनको मजबूर करते थे। कौन सी खेती करवाने के लिए मजबूर करते थे? नील की खेती करवाने के लिए मजबूर करते हैं। और नील की खेती जब वो करवा लेते हैं तो उनको औने पौने भाव से उनके नील की खेती को ख़रीद लेते हैं। मतलब जो फसल जब तैयार होती थी दोस्तों तो उस फसल को ये ख़रीद लेते थे। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखकर यहाँ पर इन किसानों ने विद्रोह किया है दोस्तों। तो जमींदारों ने और किसानों ने इसी बात का विद्रोह किया कि आप ददन, ये जो प्रथा थी बंगाल के किसानों के साथ ददनी प्रथा। ददनी प्रथा में होता क्या है दोस्तों, पहले एग्रीमेंट करवा लेते थे और उनके ऊपर प्रेशर बना के, जैसे कि कोई सी चीज़ या कोई सी फसल 10,000 की है तो उस 10,000 की फसल के लिए उनको 5,000 रुपये में उनको प्रेशर डाल के और उनसे 5,000 रुपये में उसका एग्रीमेंट करवा लेते थे और उनकी ज़मीनों पर नील की खेती करवाते थे। तो ये सारी चीज़ें जब चलती रही तो 2-3 साल के बाद होता क्या दोस्तों, 1859 के अंदर ये विद्रोह हो जाता है। जो नील किसान होते हैं या नील जमींदार होते हैं, जो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं, वो लोग इसका विद्रोह कर देते हैं। तो विद्रोह कर देते हैं दोस्तों, तो किस तरीके से इसका आगे की प्रक्रिया चलती है। 31 मार्च 1860 में विवश होकर अंग्रेज़ों ने WS टोंकर के नेतृत्व में एक नील आयोग गठन किया। तो जब ये विद्रोह हो जाता है दोस्तों तो अंग्रेज विवश हो जाते हैं और एक अपने WS टोंकर के नेतृत्व में एक नील आयोग का गठन किया जाता है। वो आयोग जाके अब इस चीज़ की जांच पड़ताल करेगा किस तरीके से ददनी प्रथा के साथ इनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। कौन के साथ? जो नील उत्पादन करते हैं किसान, जिनको एडवांस मनी देके और औने पौने भाव के दाम पे इनकी नील को खरीद लिया जाता है। तो इस चीज़ की जांच करने के लिए एक आयोग बना दिया जाता है। अब वो आयोग किस तरीके से जांच करेगा ये हम देखते हैं दोस्तों। वो जब आयोग जांच करता है तो ये सारी चीज़ें इनको सही पता चलती है और ये जो आरोप लगा रहे थे किसान आंदोलन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल सही होती है। तो फिर तब जाके ये चीज़ों को ख़त्म किया जाता है दोस्तों। इसके बाद होता क्या दोस्तों, अगली चीज़ इसके साथ क्या जुड़ी हुई थी, इस आंदोलन के समर्थन में हिंदू पेट्रियाट, ये अखबार का नाम है दोस्तों, हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी भी जुड़े हुए थे। इन्होंने मतलब इस आंदोलन का समर्थन किया था। इसके बाद दोस्तों इस आंदोलन का विद्रोह का जो वर्णन है, दीनबंधु मित्र, जो बंगाल के दीनबंधु मित्र है, उन्होंने अपना नाटक है नील दर्पण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कई सारे एग्जामों में पूछा गया कि नील दर्पण नाटक के अंदर किस विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है, तो नील विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है। और नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र है। तो इसके साथ ये नाम जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन था दोस्तों। तो भारत के अंदर जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं ना, उसमें सबसे पहला सफल आंदोलन नील विद्रोह को माना जाता है। नील विद्रोह में क्या कारण था दोस्तों, एडवांस मनी देके किसानों से नील की खेती करवाना और उनके ऊपर शोषण करना और उनको मनमाने ढंग से नील की पैदावार या नील का जो भी उत्पादन हुआ है उसको खरीदना। तो इस बात का विरोध
बंगाल के किसानों ने किया था और इसके लिए अंग्रेज़ों ने एक आयोग गठन किया और उस आयोग ने इस बात को जब सही माना तो ये चीज़ों को ख़त्म करवाया। और किस किस के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है, तो नील दर्पण के साथ नाम जुड़ा है और प्रथम सफल आंदोलन है। और हरीश चंद्र मुखर्जी जो हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे, उसने भी इसका समर्थन किया। तो ये सारे नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई है आपकी। और इसका कालक्रम क्या है, 1859 से लेकर 60 में, मतलब 1857 की जो क्रांति होती है दोस्तों, उसी के 2 साल बाद यह आंदोलन छिड़ जाता है। बस इस तरीके से आपको ये याद रखना है दोस्तों। इसके बाद अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, पाबना किसान विद्रोह। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट विद्रोह है दोस्तों। ये जितने भी विद्रोह हम इस क्लास के अंदर लेकर आए हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आपको हर हाल में पढ़ना। अगर आपको किसान आंदोलन में अगर कुछ नहीं पढ़ना है तो कम से कम ये जो विद्रोह दिए जा रहे हैं स्लाइड में, इन विद्रोह को तो आपको देख ही लेना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मतलब 80 से 90% क्वेश्चन आपको इन्हीं विद्रोह से देखने को मिलेंगे। बाई चांस ही कभी 10% 15% आपको अदर विद्रोह से पूछने को मिलता है। तो आपको इन्हीं विद्रोह को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब देख लेते हैं दोस्तों, पाबना विद्रोह किसान विद्रोह किस तरीके से होता है। ये 1873 से लेकर तो 1876 तक चलता है। तो ये सेकंड विद्रोह होता है, कहने का मतलब ये भी बंगाल के अंदर ही होता है। तो इसका केंद्र क्या है दोस्तों, बंगाल के पावना ज़िले में पाबना, इसीलिए इसका नाम पाबना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये बंगाल के पाबना ज़िले के यूसुफ शाही परगना में शुरू होता है। तो दोस्तों पबना ज़िला है और उसी में एक इलाका है यूसुफ शाही परगना, उसमें ये शुरू होता है। कब होता है, 1873 से 1876 में। इसके प्रमुख नेता कौन है दोस्तों, ईशान चंद्र राय और शंभू पाल। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो राय जो सरनेम है ये बंगाल के अंदर यूज़ होता है, तो इस तरीके से आपको ये भी याद हो जाएगा। और वहाँ पे हमने क्या याद रखा दोस्तों, विश्वास याद रखा था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ईशान चंद्र राय पाबना विद्रोह से जुड़े हुए हैं। अब इसमें कारण क्या दोस्तों, तो हर विद्रोह का अपना अपना अलग अलग कारण था, अपना अपना स्वरूप था। तो ये इसका कारण हम देख लेते हैं। तो प्रथम जमींदार द्वारा लगान दरों की कानूनी सीमा से अधिक बढ़ा देना। तो दोस्तों यहाँ पे लगान की अधिकता, कहने का मतलब ये वाला कारण आपको सभी विद्रोह में देखने को मिल जाएगा। मतलब जनरली कारण ये माना जाता है। तो जो लगान वसूली की दरें थी उसको कानूनी सीमा से अधिक बढ़ा देना, कहने का मतलब अगर 50 रुपये एक लगान की वसूली की कानूनी सीमा तय की गई थी, तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, अचानक से इनकी कानूनी सीमा को क्रॉस करते हुए 70% इसकी लगान वसूली के अधिक इन्होंने लागू कर दिया। तो जब इन्होंने लगान में बढ़ोतरी की दोस्तों, तो वहाँ पे पाबना के जो किसान थे उन्होंने इसका विद्रोह किया और इसका विरोध करते हुए उन्होंने विद्रोह की शक्ल में 1873 में विद्रोह कर दिया। अब होता क्या दोस्तों, आगे देख लेते हैं। 1859 ईस्वी के अधिनियम 10 के तहत ये रूल बता रहे हैं, काश्तकारों के ज़मीन पर मिले अधिकारों से जमींदारों को वंचित कर देना। तो दोस्तों पहला कारण तो ये हो गया कि यहाँ पे लगानों की जो वसूली का दर था उसको बढ़ा दिया। दूसरा, यहाँ पे जो जमींदारों की जो ज़मीन थी वो जमींदार से वो ज़मीन भी छीन ली। तो ये जब दो कारण जब मिल जाते हैं तो यहाँ पे किसान और जमींदार दोनों मिलके इस आंदोलन को चलाते हैं। और इसका विरोध करने के लिए किसानों ने किसान संघ की स्थापना की और अहिंसक लड़ाई की। मतलब इन्होंने एक तो किसान संघ की स्थापना की, दूसरा अहिंसक लड़ाई की और जुलूस निकाले और हड़ताल की। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने स्टार्ट कर दी। तो कब की दोस्तों, एक तो लगान बढ़ोतरी की तब, और दूसरा जमींदारों की जब ज़मीनें छीन ली। तो ये दोनों कारण इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों, इस विद्रोह का समर्थन बांकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तथा रमेश चंद्र दत्त द्वारा किया गया था दोस्तों। तो बांकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने वंदे मातरम लिखा, और रमेश चंद्र दत्त जो बहुत बड़े आर्थिक इतिहासकार है, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। फिर उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों आगे, इंडियन एसोसिएशन के सदस्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, द्वारका नाथ गांगुली ने भी किसानों के हित में अभियान चलाया। तो इतने सारे नाम इसके साथ जुड़ जाते हैं दोस्तों। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1776 के अंदर, तो वो भी इसके साथ जुड़ जाते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। किस किस के नाम याद रखना है आपको, बांकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र दत्त और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। तो ये नाम किसके साथ जुड़े हुए, पाबना किसान आंदोलन के साथ। और पाबना किसान आंदोलन क्यों हुआ था, लगानों की जो दर थी उसमें बढ़ोतरी कर दी थी और जमींदारों से अपनी ज़मीनें छीन ली थी। इसके बाद होता क्या दोस्तों, जब ये विद्रोह चलता रहता है, ये हड़ताल वगैरह करते हैं, विद्रोह निकालते हैं अहिंसक ढंग से, जब ये विद्रोह चलता है
तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने भी अपना विद्रोह के लिए समर्थन दिया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि किसी गवर्नर जनरल मतलब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने किस विद्रोह का समर्थन किया था, तो किस विद्रोह का समर्थन किया था? पाबना विद्रोह का। तो कहने का मतलब दोस्तों ये उदारवादी प्रवृत्ति का गवर्नर था, तो इसने अपने अंग्रेजों के खिलाफ ही जाकर इसने उस विद्रोह का समर्थन किया था। यह विद्रोह अंग्रेजी शासन के विरोध में ना होकर जमींदारों के विरोध में था दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे एक और दूसरा मिलने को आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये विद्रोह में हुआ क्या दोस्तों, जो जमींदार लोग थे उन्होंने ही लगानों की दरों में वसूली कर तेज कर दी थी, दरों में वृद्धि कर दी थी, और लगान वसूली के जो तरीके थे उनको अंदर भी उन्होंने ज़्यादा अत्याचार करना, शोषण करने के साथ उन्होंने लगानों की वसूली की थी। तो इस वजह से दोस्तों जो लोकल किसान थे उन्होंने किस अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह ना करके जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था दोस्तों। तो इसलिए इसको इन्होंने समर्थन किया था। किसने समर्थन किया था? लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने। इसके बाद दोस्तों इन्होंने एक नारा दिया था इस विद्रोह में, जो किसान लोग विद्रोह कर रहे थे, जिन्होंने आंदोलन छेड़ रखा था, उन्होंने एक नारा दिया था। इनके नेताओं ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते। तो कहने का मतलब ये अपने को रैयत मतलब रैयत का मतलब किसान के रूप में हमारा जो एग्रीमेंट है बस महारानी के साथ करना है, जो जमींदारों के साथ जो एग्रीमेंट हो रहा है वो एग्रीमेंट हमको ख़त्म करना है, तो महारानी के अंडर रहना है हमको। ये बात इन्होंने बोली थी। तो किसने बोली थी? पाबना विद्रोह के किसानों ने बोली थी। क्यों बोली थी? क्योंकि जमींदारों ने उनके ऊपर अत्याचार किए और लगान वसूली में उनके साथ बदसलूकी की। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने बोला कि हमें जमींदारों के अंडर में नहीं रहना है, हमें महारानी के अंडर में रहना है। इसके बाद दोस्तों इस विद्रोह की जांच के लिए बने आयोग की सिफारिश पर 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि कई सारे एग्जामों में पूछा गया कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष आया, तो 1885 में आया। और किस विद्रोह की वजह से आया? पाबना विद्रोह की वजह से आया। पाबना विद्रोह का कालक्रम क्या है? 1873 से 1876। इसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा किसानों को उनकी ज़मीन वापस दे दी गई। मतलब जो जमींदारों ने जो ज़मीन छीन ली थी अंग्रेज़ों ने, तो वो ज़मीनें इस अधिनियम के द्वारा वापस से उनको मिल गई। इस आंदोलन को लेकर मुशर्रफ हुसैन ने जमींदार दर्पण नामक नाटक लिखा। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है ये। उस पहले हमने क्या देखा नील विद्रोह के समय? वहाँ पे नील दर्पण देखा। अब जब पाबना विद्रोह होता है तो यहाँ पे मुशर्रफ हुसैन ने कौन सा नाटक लिखा? जमींदार दर्पण लिखा, क्योंकि जमींदारों और किसानों के साथ ये विद्रोह जुड़ा हुआ था। तो इसी वजह से इन्होंने जमींदार दर्पण के नाम से अपना एक नाटक लिखा। नील विद्रोह के समय बांकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उसने दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का नाटक लिखा था, और मुशर्रफ हुसैन ने जमींदार दर्पण नामक नाटक लिखा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं, चंपारण सत्याग्रह की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो चंपारण जो है दोस्तों बिहार के अंदर स्थित है, वही बंगाल के अंदर ये इलाका लगा हुआ था उस समय, तो ये भी बंगाल से रिलेटेड ही माना जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसका केंद्र बिहार था और बिहार में भी चंपारण जिला के अंदर ये स्थित था। और इसका जो कालक्रम है ये 1917 के अंदर ये शुरू हुआ था। तो किस तरीके से दोस्तों ये शुरू हुआ ये हम देख लेते हैं। ये किसानों ने अपनी ज़मीन के 3/20 हिस्से में नील खेती करना अनिवार्य था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ 3 कटिया पद्धति किस तरीके से शुरुआत हुई थी और किस तरीके से ये चंपारण सत्याग्रह का स्वरूप यहाँ पे तैयार हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ज़मीन होती थी उसके 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। कहने का मतलब यहाँ पे एग्रीमेंट किया जाता था किसानों से, और जो खेती होती थी उसके 3/20 भाग पर यहाँ पे नील की खेती की जाती थी। मगर होता क्या दोस्तों, जब आधुनिक भारत में 20वीं शताब्दी के अंदर जर्मनी के अंदर आधुनिक रंगों की खोज हो जाती है। तो जब आधुनिक रंगों की खोज हो जाती है दोस्तों, तो नील के भावों में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जब चलती है तो यहाँ पे होता क्या दोस्तों, अब नील की पैदावार बंद हो जाती है। मगर होता क्या है दोस्तों, जो एग्रीमेंट इन लोगों ने कर रखा था कि 3/20 भाग पे हमको नील की खेती करना है, तो उस जगह पर अब जब नील की पैदावार कम होने लगेगी या नील के भाव जब उतर जाएंगे, तो यहाँ पे नील की जगह दूसरी ज़मीन या दूसरी फसल की खेती करने लग जाएंगे किसान। तो दोस्तों जो
अंग्रेज लोगों ने यहाँ पे जो एग्रीमेंट कर रखा था 3/20 भाग से नील की खेती करना और उस नील का उत्पादन करके हमें देना, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कर रखी थी। जब नील का उत्पादन उन लोगों ने बंद कर दिया या जब नील के भाव उनको नहीं मिले, तो उसके बाद जो फसल यहाँ पे उपजाई जा रही थी, जिस फसल का उत्पादन हो रहा था, उसी फसल से ये लोग अपना हिस्सा लेने की ये बोलने लगे। तो जब ये सारी चीज़ों का जब इन्होंने अत्याचार किया और उस 3/20 भाग पे जब नील के अलावा दूसरी फसल जब उपजाने लगी और उस फसल से जब अंग्रेज़ों ने मांगना शुरू किया, तो इसके विरोध में यहाँ पे चंपारण के अंदर सत्याग्रह होता है। तो किस तरीके से होता है इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। 3 कटे पद्धति किस तरह की पद्धति थी ये हमने समझने की कोशिश कर ली है। 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था, मगर जब चंपारण सत्याग्रह होता उस समय नील खेती नहीं हो रही थी। उस समय जो खेती हो रही थी उसी खेती से ये लोग अपना हिस्सा मांग रहे थे। कौन लोग? अंग्रेज लोग अपना हिस्सा मांग रहे थे। इस वजह से इन्होंने बोला कि भाई हम जब नील की खेती इस पे कर ही नहीं रहे तो आपको हिस्सा क्यों दे, हम हमारी फसल में से आपको हिस्सा क्यों देते। ये अवैध वसूली ये लोग कर रहे थे। तो इसी अवैध वसूली के विरोध में इन्होंने चंपारण के अंदर सत्याग्रह किया है। तो इस तरीके से देख ले दोस्तों, 1917 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया। तो दोस्तों ये मिलते 1916 के अंदर है। 1916 के अंदर ये किस अधिवेशन में, एक कांग्रेस के एक अधिवेशन में मिलते हैं दोस्तों। ये आपको कमेंट्स करके बताना कि 1916 के अंदर महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ला एक अधिवेशन में मिलते हैं। वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, उस अधिवेशन का स्थान को आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों कि कहाँ के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से भेंट की और गांधी जी से चंपारण आने को बोला और अपने जो चंपारण के किसानों की दुर्दशा और जो अत्याचार हो रहा था इसके बारे में गांधी जी को बोला। क्योंकि गांधी जी अफ्रीका के अंदर अपना आंदोलन में काफ़ी अच्छी साख बनाकर आए थे। जब भारत के अंदर 1915 में आए तो 1916 के अंदर एक कांग्रेस के अधिवेशन में गए। उसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को यहाँ की पूरे घटनाक्रम के बारे में अवगत कराया। तो इसी के बाद जब गांधी जी चंपारण जाते हैं तब जाके ये सारी चीज़ें बदलने का आगे की प्रक्रिया चलती है। अन्य सहायक कौन कौन होता है जब गांधी जी चंपारण चले जाते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे कौन कौन इनके सहायक होते हैं? तो ब्रज किशोर, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जेबी कृपलानी। ये दोस्तों ये सारे नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एनटी यूजीसी नेट का जो 2022 के अंदर एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अंदर भी यही पूछा था कौन गांधी जी के साथ नहीं था। तो कहने का मतलब गांधी जी के साथ जो लोग थे वो अगर आपको याद है तो कौन नहीं था, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो वैसे 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें एनी बेसेंट आंसर था, क्योंकि एनी बेसेंट का कोई संबंध नहीं था चंपारण सत्याग्रह से। इसके बाद दोस्तों जब 1917 में गांधी जी चले जाते तो वहाँ पे जाके गांधी जी विरोध करते हैं, उस सत्याग्रह का ये समर्थन करते हैं। तो गांधी जी के विरोध के बाद एक जांच आयोग बिठाया जाता है, अंग्रेजों द्वारा एक जांच आयोग बिठाया जाता है जिसमें गांधी जी भी स्वयं उसमें शामिल होते हैं। और आयोग ने सुझाव, मतलब आयोग ने जब अपनी जांच की और जांच में जब ये सारी चीज़ें उनको क्लियर पता चली तो आयोग ने एक सुझाव पर 3 कटे पद्धति को समाप्त कर दिया। कहने का मतलब वो 3/20 भाग पर जो नील की खेती हो रही थी उस पद्धति को इन्होंने समाप्त कर दिया और बागान मालिकों से अवैध वसूली का 25% वापस करने को कहा। तो दोस्तों जिन्होंने जो बागान मालिक थे उन्होंने किसानों से अवैध वसूली कर ली थी, तो उस अवैध वसूली का 25% इनको रिटर्न करना था। तो ये चीज़ें उन्होंने बोल दी जो आयोग बना था उसने। तो जो इन्होंने वसूली की थी उस वसूली का 25% किसानों को वापस से रिटर्न करने का इन्होंने ऑर्डर दिया। इसके बाद दोस्तों इस सत्याग्रह के कुशल नेतृत्व से अभिभूत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से विभूषित किया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किस सत्याग्रह या किस आंदोलन के समय मिली? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान मिली। और किन्होंने इनको ये उपाधि प्रदान की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि प्रदान की। ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ पे। इसके बाद आगे देख ले दोस्तों, तो जब ये विद्रोह चल रहा था, जब यहाँ पे ये सत्याग्रह गांधी जी ने किया तो इसका विरोध करने वाला भी एक नेता थे। तो NG रंगा जो थे उन्होंने गांधी जी के इस सत्याग्रह को विरोध किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। कई सारे एग्जामों में पूछा गया कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था गांधी जी का? तो NG रंगा ने किया था। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह की बात कर लेते हैं।
तो खेड़ा सत्याग्रह कब होता है दोस्तों? 1918 के अंदर खेड़ा सत्याग्रह होता है और इसका केंद्र कौन सा होता है? गुजरात के अंदर खेड़ा क्षेत्र में इसका सत्याग्रह होता है। अब प्रमुख नेता कौन है दोस्तों, ये देख लेते हैं। तो मोहनलाल पांड्या, मतलब प्रारंभिक नेता मोहनलाल पांड्या थे। बाद में महात्मा गांधी इससे जुड़ जाते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसके साथ जुड़ जाते हैं। विट्ठल भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक, तो इतने सारे दोस्त तो जो अपने साथ इनके नाम जुड़ जाते हैं। मोहनलाल पांड्या, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। अब दोस्तों ये सत्याग्रह होता किस लिए, क्या कारण रहता है इस विद्रोह का, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? 1918 में पड़ने वाला अकाल और प्लेग फैलने के बाद भू राजस्व की उगाही की जाती है दोस्तों। तो 1918 के अंदर गुजरात के अंदर एक अकाल पड़ता है दोस्तों, और उस अकाल के दौरान यहाँ पे भू राजस्व की दरों में बढ़ोतरी कर दी जाती है और वहाँ पे भू राजस्व को वसूली में सख्ती की जाती है दोस्तों। तो जब ये सख्ती की जाती है, ये लोग बोलते हैं कि भाई अभी तो अकाल वगैरह पड़ा है, तो अभी थोड़ा मतलब नरमी के साथ पेश आओ और जो भू राजस्व की वसूली कर रहे हो ये अभी थोड़ा स्थगित कर दो। मगर अंग्रेज अधिकारी नहीं मानते और अपनी सख्ती के साथ यहाँ से वसूली करते हैं। तो जब वसूली करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे यह विद्रोह भड़क जाता है। और खेड़ा के क्षेत्र ने क्या बोला दोस्तों? खेड़ा क्षेत्र के जो किसानों थे उन्होंने सरकार से कर ना उगाने की प्रार्थना की। तो उन्होंने यही बात बोली कि जब आप यहाँ पे अकाल आ रहा है तो आप ऐसे समय में उगाई ना करो। तो मगर फिर भी अंग्रेज अधिकारी नहीं मानते हैं। मोहनलाल पांड्या के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन खड़ा कर दिया दोस्तों। प्रारंभिक नेतृत्व अगर आपसे पूछे खेड़ा सत्याग्रह का, तो यहाँ पे मोहनलाल पांड्या होगा। मगर सबसे ज़्यादा फेमस कौन है दोस्तों? तो महात्मा गांधी इसके साथ फेमस हो जाते हैं। इसके बाद होता क्या दोस्तों? मोहनलाल पांड्या के नेतृत्व में जब आंदोलन खड़ा हो जाता है, तो 22 मार्च 1918 को गांधी जी इस आंदोलन को अपना नेतृत्व में लेते हुए सत्याग्रह का स्वरूप प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले तो मोहनलाल पांड्या जुड़ते हैं और 22 मार्च 1918 को गांधी जी इस आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं। इसके बाद होता क्या दोस्तों? सरकार ने विवश होकर समर्थ किसानों से लगान वसूल करने का आदेश दिया। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो सामर्थ्य किसान होते हैं, कहने का मतलब जो इन सब लगान को देने की सक्षम है, लगान देने की उनकी कैपेसिटी है, उन्हीं लोगों से यहाँ पे लगान वसूली की जाती है। और बाकी के जितने भी किसान होते हैं उन लोगों से लगान वसूली नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि यहाँ पे 1918 के अंदर गुजरात के अंदर अकाल पड़ा हुआ था। तो उसी अकाल के पड़ने के बाद जब वसूली की जा रही थी, तो उसी वसूली का विरोध यहाँ के किसानों ने किया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं, मोपला विद्रोह की बात कर लेते हैं। तो मोपला विद्रोह 1921 के अंदर हुआ था दोस्तों, और ये कहाँ हुआ था? केंद्र इसका केरल था। केरल का जो मालाबार वाला इलाका था दोस्तों, ये वाला इलाका, यहाँ पे ये विद्रोह हुआ था। और इसके जो प्रमुख नेता दोस्तों अली मुसलियार जो थे इसके प्रमुख नेता थे। वैसे मैं बताऊँ दोस्तों, 1833-34 के लगभग एक और मोपला विद्रोह हुआ था। तो उस मोपला विद्रोह के बारे में तो क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, मगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है दोस्तों 1921 में जो हुआ था, जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था और असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी के दौरान ये मोपला विद्रोह हुआ था। इसका कारण क्या था दोस्तों? तो कृषि जन्य असंतोष, मतलब ये लोग यहाँ पे मुस्लिम लोग थे, वो लोग यहाँ पे कृषि करते थे, मतलब किसान थे, कृषि मजदूर के रूप में ये अपनी खेती बाड़ी करते थे। और महाजन लोग जो थे वो हिंदू थे, तो वो लोग इनके ऊपर अत्याचार करते थे। तो इन्हीं अत्याचारों से परेशान होकर इन लोगों ने विद्रोह किया था और अंग्रेज सरकार ने इस आंदोलन के विरुद्ध नीतियाँ अपनाई। तो अंग्रेज सरकार ने भी इस आंदोलन को दबाने के लिए सांप्रदायिक नीतियों का सहारा लिया। तो ये सारी चीज़ें जब होती है दोस्तों, तो उस वजह से यहाँ पे विद्रोह भड़क जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। यह विद्रोह मूलतः साम्राज्यवाद और सामंतवाद विरोधी जन संघर्ष था। तो दोस्तों यहाँ पे जो मुसलमान लोग कृषि मजदूर थे, उनके ऊपर सामंतवादी व्यवस्था हावी हो जाती है। वो लोग इनका बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं, बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। इस वजह से ये लोग विद्रोह कर देते हैं। इस आंदोलन का समर्थन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली और गांधी जी ने किया था। दोस्तों ये सारे लोग खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो उन्हीं लोगों ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि खिलाफत आंदोलन के किन नेताओं ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया था, तो आपको बताना है अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली और महात्मा गांधी। इसके बाद दोस्तों होता क्या, 20 अगस्त तो इसके विद्रोह की जो शुरुआत होती है वो किस तरीके से होती है देख लेते हैं हम। सबसे पहले 20 अगस्त 1921 को मजिस्ट्रेट थॉमस ने अली मुसलियार को पकड़ने के लिए तुरुंगाड़ी के
एक मस्जिद में छापा डाल दिया। दोस्तों होता क्या है कि मस्जिद के अंदर नमाज चल रही थी और नमाज के समय ही यहाँ पे अंग्रेज़ों ने मस्जिद के अंदर छापा डाल दिया। तो वैसे जब छापा डाल दिया जाता है दोस्तों, तो इसी छापे डालने से मोपला जो समाज थी वहाँ की, केरल के मालाबार तट की, वो उग्र हो जाती है। कहती है कि भाई हमारी मस्जिद के ऊपर आपने छापा कैसे डाल दिया। तो इसी छापे की वजह से यहाँ की भीड़ हिंसक हो जाती है और मार धाड़ पर उतर आती है। तो दोस्तों जब मार धाड़ पर उतर जाती है तो इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार ने क्या किया दोस्तों, सेना का सहारा लिया और तथा हिंदुओं को भड़काया, इस विद्रोह को सांप्रदायिक बना दिया। तो दोस्तों जब पुलिस जाती है मस्जिद के ऊपर जाकर धावा बोल के यहाँ पे छापा डाल देती है और छापा डालती है, तो इसी के क्रम में यहाँ पे मोपला लोग विद्रोही हो जाते हैं और अहिंसक हो जा मतलब हिंसा फैलाने लगते हैं। तो इसी हिंसा को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ पे पुलिस का सहारा लिया और पुलिस का और सेना का सहारा लेने के साथ उन्होंने जो वहाँ के आसपास के हिंदू लोग थे, जैसे कि जो भी लड़के वगैरह जो हिंदू लोग थे, उनको भी बोल दिया कि आप भी इनको मारो। तो ये सारी चीज़ें मार काट चलने के बाद दोस्तों ये विद्रोह सांप्रदायिक हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। अब 1921 के अंत तक मोपला विद्रोह को बर्बरता के साथ दबा दिया जाता है। दोस्तों जब सभी लोग मिल जाते हैं तो ये सारे लोग मिलकर इस विद्रोह को दबा देते हैं 1921 में जाकर। फिर उसके बाद होता क्या दोस्तों, 20 नवंबर को पोडोनूर रेल के एक डब्बे के अंदर 66 मोपला के शव मिले जिनकी मौत दम घुटने से हुई। तो इस बात का उल्लेख किसने किया दोस्तों, तो ये महान इतिहासकार है सुमित सरकार, उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर इसका उल्लेख किया है दोस्तों। और इस घटना को पोडोनूर की कालकोठरी घटना नाम दिया है दोस्तों। तो पोडोनूर के अंदर यहाँ से 66 मोपला शव मिले थे ट्रेन के अंदर, जो जिनकी मृत्यु जो दम घुटने से हुई होगी। ये सारी चीज़ें हमारी मोपला विद्रोह से रिलेटेड है दोस्तों। मोपला विद्रोह कब हुआ, 1921 के अंदर हुआ। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, मालाबार तट के अंदर हुआ। उसके बाद यहाँ इसके नेता कौन थे, तो अली मुस्लियार इसके नेता थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। और क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाता है, या तो आपका सन पूछ लिया जाएगा कब कौन सा विद्रोह हुआ, या उसका इलाका पूछ लिया जाएगा कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ, या उसके संस्थापक पूछ लिए जाएंगे कौन सा विद्रोह के संस्थापक कौन है, या मतलब किस नेता के साथ किस विद्रोह का नाम जुड़ा हुआ है। बस इतनी चीज़ें पूछी जाती है, बाई चांस ही कभी कभी आपको अंदर की चीज़ें पूछने को मिलती है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, एका आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो एका आंदोलन जो हुआ था दोस्तों 1921 से लेकर 1922 के अंदर हुआ था। यह उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत था उसके अंदर ये एका आंदोलन हुआ था। इसका केंद्र अवध प्रांत था और इसके प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों, तो मदारी पासी और सहदेव इसके प्रमुख नेता थे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है दोस्तों। मदारी पासी वाला क्वेश्चन PYQ आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि एका आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, तो मदारी पासी इसका प्रमुख नेता था। इस आंदोलन में सभा स्थल पर गंगा की सौगंध दी जाती थी कि किसान निर्धारित लगान से 1 पैसे भी अधिक नहीं देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी वही, जब लगान बढ़ोतरी होती है तो उसी वजह से यहाँ पे विद्रोह होता है। और यहाँ पे जो सभा स्थल होती है उसके ऊपर बैठकर सारे सदस्य लोग गंगा की सौगंध लेते थे और बोलते थे कि किसान पर निर्धारित लगान से 1 पैसा भी अधिक नहीं देंगे। इस वजह से दोस्तों यहाँ पे विद्रोह भड़क जाता है। अब इसके बाद होता क्या दोस्तों आगे, इस आंदोलन की प्रमुख मांग ये थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगाई का नगद में रूपांतरण कर दिया जाना। तो दोस्तों यहाँ पे लगान की जो वसूली नाच के रूप में की जाती थी, यहाँ पे जो उपज होती थी उसके रूप में की जाती थी। तो वहाँ पे जब महंगाई बढ़ जाती है तो वो अपने लगान का राजस्व देने के लिए रेडी रहते हैं, मगर वो अपना राजस्व नगद के रूप में देना चाहते थे, मतलब फसल के रूप में नहीं देना चाहते थे, क्योंकि महंगाई जब बढ़ जाती है तो फसलों का बेचने में भी फ़ायदा रहता है और रखने में भी फ़ायदा रहता है। तो इस वजह से उन्होंने लगान को नगद रूप में देने की इन्होंने मांग की। यह आंदोलन मुख्यतः यादव और पारसियों द्वारा संचालित किया गया था दोस्तों। यहाँ पे यादव और पारसी, मतलब ये जो मदार पासी जो समुदाय था, उन दोनों ने मिलकर इसका संचालन किया था। 1922 तक सैनिकों द्वारा बलपूर्वक इसको दबा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों बारदौली आंदोलन की बात कर ले, तो बारदौली आंदोलन कब हुआ दोस्तों, 1928 के अंदर हुआ। यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है बारदौली आंदोलन, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्रोनोलॉजी वाला जब क्वेश्चन आता है तो बारदौली आंदोलन आपसे पूछा जाता है। ये क्या होता है दोस्तों, ये बारदौली सूरत ज़िले के बारदौली तालुका में होता है। तो गुजरात के अंदर ये आंदोलन हो रहा है दोस्तों। किसानों ने लगान
ना देने का आंदोलन चलाया। कहने का मतलब दोस्तों लगान नहीं देना है हमको, इस बात का आंदोलन चलाया। कहाँ पे? बारदौली के अंदर 1928 के अंदर। आंदोलन में किसानों के साथ कालीपराज नामक जनजाति के लोग भी सहयोग करते थे। तो दोस्तों कालीपराज नाम की जो एक जनजाति, उसने भी इस आंदोलन का सहयोग प्रदान किया। ये जनजाति हाली पद्धति अर्थात बंधुआ मजदूरी करने के लिए विवश थी और उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दोस्तों हाली पद्धति के अंदर होता क्या दोस्तों, जब किसी को कोई कर्जा दिया जाता है तो उस कर्जे का जो ब्याज होता है, उस ब्याज के बदले उस इंसान को बंधुआ मजदूर के रूप में अपने पास रख लिया जाता है। तो जब तक वो ब्याज कंप्लीट चलता रहता है तो तब तक वो मजदूर उनकी सेवा करता था, उनके काम करता था, उनके घर बार के काम वगैरह ये सारे काम वो करने लग जाता है दोस्तों। तो इसी पद्धति से परेशान होकर कालीपराज वाले जो जनजाति लोग थे, उन्होंने एक जो बारदौली आंदोलन हुआ है उसमें शरीक हो गए थे। उसके बाद दोस्तों गांधी जी द्वारा इनकी स्थिति सुधारने का प्रयास रचनात्मक कार्यों द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो कालीपराज जनजाति थी उसकी रचनात्मक विधि द्वारा उनको सुधारने का कोशिश किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आ जाता है, कुंवर जी मेहता और केशव जी गणेश जी ने शिक्षित कालीपराज के लोगों को सहायता के लिए कालीपराज साहित्य सृजन किया। दोस्तों इनकी सहायता के लिए कालीपराज साहित्य का सृजन किसने किया दोस्तों? कुंवर जी मेहता और केशव गणेश जी ने। इसके बाद दोस्तों होता क्या, 1927 के अंदर जाकर सम्मेलन में गांधी जी ने कालीपराज नाम बदलकर रानी पराज नाम रख दिया। दोस्तों जो जनजाति होती है उस जनजाति का नाम कौन बदल देता है? महात्मा गांधी इसका नाम बदल देता है और कालीपराज से इसका नाम रानी पराज कर देते हैं। नरहरि पारिक और जगत राम दवे ने हाली पद्धति को लोगों के सामने रखा। तो दोस्तों हाली पद्धति क्या थी इसके बारे में हमने बता ही दिया। उस पद्धति को लोगों के सामने रखने का श्रेय किसको जाता है? नरहरि पारिक को जाता है। ये नरहरि पारिक आपको चंपारण सत्याग्रह के अंदर भी देखने को मिलते हैं। इन सब शोषण के अलावा 1926 में कपास की गिरी कीमतों के बाद बारदौली की लगान दर 22% तक बढ़ा दी जाती है, जिसका विरोध किसानों ने किया। दोस्तों तो 1922 के लगभग यहाँ पे जब अकाल पड़ता है दोस्तों, तो अकाल की वजह से यहाँ पे फसलें खराब हो जाती है और फसलों में जब पैदावार नहीं होती है, उसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पे 22% तक की लगान बढ़ोतरी कर दी जाती है। तो उसी का विरोध ये लोग कर रहे थे। 4 फरवरी 1928 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। दोस्तों तो पहले तो मदार पासी ये लोग कर रहे थे दोस्तों, इस आंदोलन का जो नेतृत्व थे वो मदार पासी जो कर रहे थे वो एक आंदोलन का था। तो इसका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? 4 फरवरी 1928 के अंदर सरदार वल्लभ भाई इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के माध्यम से अन्य नेताओं ने भी इसका समर्थन किया। दोस्तों सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया का स्थापना हुई 1905 के अंदर एन.एम. लोखंडे ने की है दोस्तों। तो वो भी इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। अब आगे जाके होता क्या दोस्तों, इस आंदोलन के जनमत से भी भयभीत होकर न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड तथा राजस्व अधिकारी मैक्सवेल द्वारा मामले की जांच करवाई गई। दोस्तों जब ये आंदोलन बढ़ जाता है और इसमें पब्लिसिटी होने लगती है और हिंसक होने लग जाता है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से ब्लूमफील्ड के नेतृत्व में एक कृषि आयोग का गठन किया गया, जिसके अधिकारी मैक्सवेल द्वारा मामले की गई। फिर उसके बाद दोस्तों जांच के पश्चात होता क्या है कि 22% जो बढ़ाई थी उससे घटाकर 6.03% कर दी जाती है दोस्तों। तो जब अकाल पड़ता है तो अकाल पड़ने के बावजूद भी ये 22% लगान बढ़ा देते हैं। तो जब जांच होती है ब्लूमफील्ड और इनके मैक्सवेल के अध्यक्षता में, तो वो जांच कमेटी क्या बोलती है, लगान के पश्चात मतलब जांच के पश्चात लगान की जो 22% की वृद्धि की गई थी उसको कम कर दिया जाना चाहिए। तो 6.03% उसको कर दी गई। बारदौली आंदोलन में महिलाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कुशल नेतृत्व के कारण उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की है। दोस्तों तो सरदार की उपाधि किसे मिली? वल्लभ भाई पटेल को मिली। और किस आंदोलन के समय मिली? तो बारदौली आंदोलन के समय मिली। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद बिजोलिया आंदोलन आता है दोस्तों। बिजोलिया आंदोलन 1913 के अंदर होता है और ये राजस्थान के अंदर स्थित है। राजस्थान के जो मेवाड़ वाला इलाका है, बिजोलिया वाला, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ वाला, तो इस इलाके में दोस्तों ये आंदोलन होता है। और इसके प्रमुख नेता कौन है? विजय सिंह पाठक।
तो विजय सिंह पातिक इसके मोस्ट इंपोर्टेंट नेता है दोस्तों, और ये PYQ है, नेट के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो विजय सिंह पातिक थे। कारण क्या था दोस्तों, लगान न देना और 84 प्रकारों के करों को वसूल जाना। तो इन करों को वसूलने की वजह से भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा असंतोष फैल जाता है और ये लोग विद्रोह करने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, 1913 के अंदर बिजोलिया आंदोलन और राजस्थान के अंदर हुआ था। इसके बाद दोस्तों तेभागा आंदोलन की बात कर लेते हैं। तेभागा आंदोलन जो है 1946 से 1950 के अंदर हुआ। इसका केंद्र बंगाल था और कारण बटाईदार किसानों से संघर्ष। तो दोस्तों बटाईदार किसानों को यहाँ पे 1/3 उपज का भाग मिलता था, तो इन लोगों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद इनको 2/3 भाग मिलने लगा। तो ये सारी चीज़ें किसानों, जमींदारों और किसानों के मध्य हुई है ये एग्रीमेंट पूरा। और तेभागा आंदोलन का जो नेतृत्वकर्ता कौन था दोस्तों, इसका प्रमुख नेता कंपाराम सिंह और भवन सिंह, ये दोनों दोस्तों जो बलशाली लोग थे, ये तेभागा आंदोलन का नेतृत्व करते थे और इन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया था। फिर उसके बाद दोस्तों तेलंगाना आंदोलन आ जाता है जो 1946 से 1951 तक, मतलब आज़ादी की लड़ाई से लेकर तो आज़ादी की लड़ाई के अंत तक यह आंदोलन चलता रहता है। और इसका केंद्र क्या था दोस्तों, तेलंगाना आंदोलन का केंद्र था तेलंगाना हैदराबाद। प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों, कमरैया इसके प्रमुख नेता थे। और विशेषता क्या थी दोस्तों, छापामार युद्ध प्रणाली इसकी प्रमुख विशेषता थी। कई सारे एग्जामों में पूछा गया है कि किस विद्रोह के अंदर छापामार युद्ध प्रणाली का द्वारा यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा था, तो तेलंगाना आंदोलन छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हुई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिस्ट के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले किसान आंदोलन होता है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। कब हुआ था दोस्तों, 1859 से 60, और बंगाल तथा बिहार के अंदर यह आंदोलन हुआ था। किस वजह से हुआ था दोस्तों, यहाँ पे ददनी प्रथा के द्वारा यहाँ पे एडवांस मनी दे दी जाती थी और एडवांस मनी देकर मनचाहे भाव से यहाँ इन लोगों से नील खरीद ली जाती थी। तो इस वजह से यहाँ पे यह आंदोलन देखने को मिला है। और दीनबंधु मित्र ने यहाँ पे नील दर्पण के नाम से एक नाटक लिखा था। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद दोस्तों पाबना विद्रोह की बात कर लेते हैं। पाबना किसान विद्रोह, ईशान राय, शंभूपाल और केशव चंद्र राय ने मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया और ये 1873 से 1876 के मध्य हुआ। पाबना विद्रोह में क्या हुआ था दोस्तों, ये अपने रानी के रैयत होने की ये नारे लगाते हैं दोस्तों। तो इस वजह से दोस्तों ये आंदोलन हुआ था। फिर उसके बाद दक्कन किसान विद्रोह हो जाता है दोस्तों जस्टिस रनाडे के समय 1875 में। फिर उसके बाद मोपला किसान विद्रोह हो जाता है दोस्तों। मोपला किसान विद्रोह एक तो 1836 से 54 तक चलता है, दूसरा 1921 के संदर्भ में चलता है। जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो 1921 वाला है, जिसके नेतृत्व करता था अली मुशियार। उसके बाद दोस्तों फड़के विद्रोह आ जाता है। फिर उसके बाद बिजोलिया आंदोलन आ जाता है 1913 और 1914 के अंदर। चंपारण आ जाता है 1917 के अंदर, जिसमें 3 कटिया पद्धति थी। फिर उसके बाद दोस्तों अवध किसान आंदोलन आ जाता है। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह आ जाता है, जिसके अंदर गांधी जी को ने यहाँ पे सत्याग्रह किया था। पहला जो नाम जुड़ा हुआ था, पहला नाम इसके साथ जो खेड़ा सत्याग्रह होता है उसमें महात्मा गांधी बाद में जाके जुड़ जाते हैं। एका आंदोलन होता है मदारी पासी और सैदेव से मिलकर 1921 के अंदर उत्तर प्रदेश में। बारदोली वल्लभ भाई पटेल का नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, जो 1928 के अंदर हुआ था। और वल्लभ भाई पटेल को उपाधि मिली थी यहाँ पे सरदार की। फिर उसके बाद बहिकास्त कृषक आंदोलन, ये बंगाल बिहार के अंदर हुआ। फिर उसके बाद वर्ली विद्रोह, पुनप्पा वलायार विद्रोह, तेभागा आंदोलन, जिसके अंदर 2/3 भाग किसानों ने लिया है। उसके बाद तेलंगाना आंदोलन आ जाता है। तो इस वजह से दोस्तों ये सारे बातों को हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे उनको हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। तो इसमें आपको आंदोलन का नाम, आंदोलन का वर्ष और आंदोलन के नेता, ये 3 चीज़ों को आपको याद रखना है दोस्तों। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैच करने वाला क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ लिया जाता है। तो आपको इस तरीके से पूरी चीज़ें हमने क्लियर करने की कोशिश की है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें
और जो हमने क्वेश्चन पूछा है वो आप कमेंट्स करके बताएं कि गांधी जी किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला से मिले थे। इसके अलावा दोस्तों वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम आई हो या कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन या कोई बात गलत बोल दी हो तो वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए आपको इतिहास का किला नाम से एक चैनल सर्च करना है। उस चैनल पे आपको इस वीडियो की पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।